नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम लेंगे अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी जानकारी। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। मणिपुर में हो रही हिंसा को अब 3 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे में आज विपक्षी महागठबंधन इंडिया का 21 सदस्यों का डेलीगेशन मणिपुर पहुंच गया। खबर पर हमारी जानकारी देना है श्रुति दीक्षित। विपक्षी दल के नेता संसद में हंगामा करते करते मणिपुर के मुद्दे को उठाते उठाते अब धरातल पे चले गए। जी हाँ, बता रहे हैं कि इंडिया जो कि गठबंधन बना है तमाम विपक्षी दलों को मिलाकर उसके 21 संसद की संसदीय टीम पहुंची है मणिपुर और 2 दिवसीय उनका ये पूरा मणिपुर दौरा है। और ऐसे में 2 टीमें बनाई गई है, टीम ए और टीम बी। आपको बताएं कि टीम ए में किसका नाम है और टीम बी में किसका नाम है, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये टीम ए और टीम बी करेगी क्या। पहले टीम ए वो धरातल पे जाएगी, पीड़ितों से मुलाकात करेगी, उसके बाद रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपी जाएगी। और टीम बी की बात की जाए तो तमाम पीड़ितों से मुलाकात करेगी, मुआयना करेगी वहां के और जायजा लिया जाएगा। और इस तरीके से लगातार बीजेपी हमलावर है विपक्षी दलों पे। बीजेपी कह रही है कि आप उस राज्य में जाइए ना जो और ज्यादा ग्रसित है। राजस्थान की बात वो लगातार कह रही है कि गैर बीजेपी शासित है वो, और ऐसे में वहां पे लगातार कई घटनाएं महिलाओं से जुड़ी हुई निकल के सामने आ रही है। बिहार में भी यही घटना है, तो आप वहां क्यों नहीं चाहते? आपको सिर्फ राजनीति करनी है और राजनीति के चक्कर में आप संसद भी नहीं चलने दे रही है। टीम ए के सदस्य की बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस से है, सुमिता देव टीएमसी, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके, संतोष कुमार पीसीपीआई सिंह सीपीएम, मनोज कुमार झा आरजेडी, जावेद अली खान सपा, डी रवि कुमार बीसीके और थिरुमांतवल बीसीके के है। वही आपको बता दें कि फूलो देवी नेताम भी कांग्रेस से जा रही है। टीम बी की अगर बात की जाए तो टीम बी में राजीव रंजन सिंह जो कि जेडीयू से है, गौरव गोगोई कांग्रेस जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था, पीपी मोहम्मद फैजल एनसीपी, अनिल प्रसाद हेगड़े जेडीयू के यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के, ईटी मोहम्मद बशीर आईयूएमएल एनके, प्रेमचंदन आरएसपी के, सुशील गुप्ता आप आदमी पार्टी के और अरविंद सावंत शिवसेना यूटीपी ग्रुप के, महुआ मांझी जेएम और जयंत सिंह रालोद। तो टीम ए और टीम बी के ग्रुपों के नाम आपने सुन लिए। इनके अपने एक काम है जो कि जिसका लक्ष्य लेके ये आंसू में निकल चुके हैं, पहुंच भी चुके हैं, मुआयना हो रहा है। और ऐसे में देखिए साफ तौर पे इंडिया जो गठबंधन है ना वो जताना चाहते हैं कि हम मणिपुर के लोगों के साथ हैं। और इसमें माना जा रहा है कि चुनाव बेहद नजदीक है और ये इंडिया इसी से शुरुआत करिए धरातल पे उतरने की। कैमरा पर्सन संदीप के साथ श्रुति दीक्षित, इंडिया वॉइस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी टीम की घोषणा कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सुनील चौहान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का नई सूची जारी कर दी है। आपको बता दें केंद्रीय पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी गई है, जिसमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम है। साथ ही साथ पुराने और नए चेहरे को लेकर समन्वय बनाया गया है। आपको बता दें ऐसे बहुत से नाम हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। तो केंद्रीय उपाध्यक्षों की लिस्ट में यूपी से 2 सांसद रेखा वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और विधान परिषद सदस्य और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी तारिक मंसूर को जगह दी गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। संजय बंदी बने हैं राष्ट्रीय महामंत्री। आपको बता दें केंद्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह छत्तीसगढ़ के, वसुंधरा राजे राजस्थान की, रघुवर दास झारखंड के, सौदान सिंह मध्य प्रदेश के, वैजयंत पांडा उड़ीसा के, सरोज पांडे छत्तीसगढ़ की, रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश, डीके अरुण तेलंगाना, एम चौबा ओ नागालैंड, अब्दुल्ला कुटी केरल के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश, लता हुसैंडी छत्तीसगढ़, तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह उत्तर प्रदेश, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश, दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली के, तरुण चुग पंजाब के, विनोद तावड़े महाराष्ट्र, सुनील बंसल राजस्थान, संजय बंदी तेलंगाना, राधा मोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश के। तो इन नए नामों के ऐलान करने के बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी काफी एक्टिव हो गई लोकसभा चुनाव को लेकर और इन लोगों को नई नई जिम्मेदारी मिलने के बाद काम पर लगने की बात कही गई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं सुनील चौहान, इंडिया वॉइस, नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी श्रुति दीक्षित।
3 साल पूरे हो चुके हैं शिक्षा नीति को लेकर और 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2023 चल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी मंडपम गए और मंडपम में पहली किस्त जारी की। इस किस्त में बता दें कि 40,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जिनको पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। 600,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे बताए जा रहे हैं जो कि ट्रांसफर किए जाएंगे और इन पैसों से आगे शिक्षा में सुधार होने की उम्मीद है। इसी के साथ जिन बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती शिक्षा को लेकर, जो बच्चे शिक्षा से वंचित है, उनको शिक्षा दी जाएगी। और ऐसे में पीएम मोदी ने काफी बड़ी बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे ले जाना है, शिक्षा से किसी भी बच्चों को वंचित नहीं रखा है। और ऐसे में कई भाषा है जो भारत में बोली जाती है, उन भाषाओं में अब ट्रांसलेट करके किताबें भी आई है, पुस्तक भी आई है, जिनका विमोचन प्रधानमंत्री ने इस शिक्षा समागम के बाद उद्घाटन किया था और विमोचन भी पीएम मोदी ने इस पूरे कार्यक्रम में किया। पीएम मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे शिक्षा काफी ज्यादा जरूरी है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है और ऐसे में बच्चों में शिक्षा पूरी हो, कोई भी बच्चा इससे वंचित ना रहे, इसका खासा ख्याल रखा जाए। इसी के साथ प्रधानमंत्री के साथ आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है वो भी मौजूद थे। उनकी तरफ से भी कई अहम बातें की गई। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में देश विकास कर रहा है और इसी तरीके से आगे विकास करता रहेगा। 2020 में नीति लाई गई थी जिसके तहत तमाम स्कूलों को पैसे दिए जाएंगे, स्कूल ताकि अपनी जो ढांचाएं हैं वो सही से कर पाए, लोगों को जरूरी सामान यानी कि बच्चों को जरूरी सामान दे पाए, जिससे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाए। और ठीक 3 साल बीत चुके हैं और आगे भी इसी तरीके की सुविधाएं आती रहेंगी बच्चों के लिए। बता दें कि इसमें कई लाख करोड़ का बजट बनाया गया है, 27 लाख करोड़ का ऐसा बजट बताया जा रहा है जो कि बच्चों को देने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है, स्कूलों को ट्रांसफर करनी है और ऐसे में पहले किस्त जारी हो चुकी है, आगे भी लगातार किस्त पूरी कर ली जाएगी जल्द से जल्द। कैमरा पर्सन संजीव के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। देश में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। हमारे सहयोगी नितिन चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश जारी है। बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बारिश लगातार हो रही है तो बारिश से काफ़ी यमुना का जलस्तर काफ़ी बढ़ रहा है। तो वहाँ हिंडन की बात की जाए तो हिंडन नदी भी अपने उफान से ज़्यादा ऊपर पहुँच चुकी है, लेकिन उसके बाद भी लगातार एनडीआरएफ की जो टीम है लगातार जारी है। लेकिन उसके बाद यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी ने भी गौतम बुद्ध नगर के अंदर अपना बाढ़ का पानी आ चुका है। लोगों को काफ़ी डर का माहौल सताया हुआ है। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है, जिस तरीके से एनसीआर में बारिश हो रही है, पहाड़ों से बारिश का पानी यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, वहीं हिंडन नदी में छोड़ा जा रहा है, तो उसको देखते हुए लोग काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल से बारिश कम हो जाएगी और इसके बाद 4 अगस्त को छोटी मोटी बारिश होगी। वहीं अब अगस्त में बारिश कम होने की संभावना है। राजधानी में सुबह के समय कई जगहों पर धूप खिली तो लेकिन दोपहर होते होते मौसम बदल गया। कई जगहों पर दोपहर के समय बारिश हुई। मध्यम बारिश करीब आधे से 1 घंटे तक जारी रही। इसकी वजह से अभी उमस भारी है। गर्मी भी राहत मिली है तो अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री रहा है। यह सामान्य 1 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 26 डिग्री रहा है, सामान्य 1 डिग्री कम रहा है। हवा में नमी का स्तर 72 से 90% तक रहा। सफदरजंग में 3.8, एमए लोधी रोड में 10.7, काफ़ी जगह ऐसी हालात देखने को मिली है। कहीं पर काले बादल छा रहे हैं तो कहीं पर बारिश हो रही है। लगातार बारिश के डर से लोगों को काफ़ी डर का माहौल पैदा हो गया। लेकिन उसके बाद भी बता दें कि एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है। जो यमुना के किनारे बसे हुए गांव, उन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपना सामान लेके बाहर आ जाएं। जिस तरीके से जल स्तर यमुना नदी और हिंडन नदी का बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए तमाम पुलिस प्रशासन इलाके में लोग वहाँ पर मौजूद रहें और सभी से अपील कर रहे हैं उनको खाने व्यवस्था की पूरी तरीके से इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। गाजियाबाद में धर्मांतरण का खेल लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला बता रहे हमारे सहयोगी नदीम शाहीन। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण के बाद अब गाजियाबाद में पादरी ने धर्मांतरण का कार्य शुरू किया हुआ था। पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पादरी की घरवाली जो है वो फरार चल रही थी, जिसके बाद आज पादरी की घरवाली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस को जो इनपुट मिले थे वो बता देते हैं आपको। गाजियाबाद पुलिस को जो इनपुट मिले थे वो ये थे कि पादरी के पास बाहर से विदेशों से फंडिंग आ रही है, जो कि गाजियाबाद के मूल निवासी लोगों को फंडिंग बांटा करता था, जिसके बाद कहीं ना कहीं पादरी उन लोगों का धर्मांतरण करा रहा था, जिसमें लगभग 150 लोगों की लिस्ट आई है। फिलहाल पुलिस जांच
जांच कर रही है कि इतने बड़े पैमाने पे गाजियाबाद में किस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। हालांकि गाजियाबाद में धर्मांतरण का खेल बड़े लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि शाहनवाज बद्दो की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि मुंबई से महाराष्ट्र से गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद मौलाना की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद इंद्रापुरम थाने से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, अब पादरी की घरवाली की भी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ा खेल गाजियाबाद में धर्मांतरण का खेला जा रहा है। अपने सहयोगी मालिक के साथ मैं नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सहयोगी अफजाल अंसारी की पत्नी की संपत्ति पुलिस ने कुर्क की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सुशील तिवारी। मुख्तार अंसारी के परिवार पर आज गाजीपुर जिले में बड़ी कार्रवाई की गई। अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर मुख्तार अंसारी ने पेट्रोल पंप लिया था, जो कि अवैध तरीके से वहां पर चल रहा था। गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि उसे आज कुर्क कर दिया गया, जिसकी बाजारू कीमत 1.5 करोड़ बताई जा रही है। और गाजीपुर एसपी ने यह भी बताया कि जिस तरीके से लगातार प्रशासन ने कार्रवाई की है और ये कार्रवाई जारी भी रहेगी, मुख्तार अंसारी के साथ जो भी लोग हैं उनका नाम सामने आया, लगातार उस पर चिन्हित करके कार्रवाइयां की जा रही हैं और इनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ने में पुलिस लगी हुई है। मुख्तार अंसारी गैंग के जो भी सक्रिय सदस्य हैं, लगातार पुलिस ने उन पर कार्रवाइयां की हैं और कार्रवाइयां जारी भी रहेगी। आज अफजाल अंसारी, जो कि इससे पहले भी उनको सजा मिल चुकी थी, वह जमानत पर बाहर आए हैं। उनकी पत्नी फरहत के नाम पर, जो कि इस पेट्रोल पंप को चलाया जाता था, जो कि गलत तरीके से उसका निर्माण हुआ था, आज गाजीपुर जिले के थाना मोहम्मदाबाद में वह आता है। गौसपुर में वह पेट्रोल पंप था, आज उसे प्रशासन ने कुर्क कर दिया। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी। बलिया में 10 साल बाद बिछड़े पति को पाकर भावुक हुई महिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। वीडियो सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि बलिया की एक देवकली की रहने वाली महिला जब अपना इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंची, जहां 10 साल बिछड़े पति से जब उसका मुलाकात हुआ, वो भी विक्षिप्त स्थिति में, तो महिला भावुक हो गई और वहीं पर उसका लगी दुलार और प्यार करने। मैं आपको बता दूं कि वह जो उसका पति है मोती चंद, वो 10 साल पहले अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए वो नेपाल गया हुआ था और नेपाल से ही जो है वहीं ई रिक्शा से उतर करके और कहीं अचानक चला गया और तब से 10 साल से वह गुम हो गया था। लेकिन अचानक जब वो महिला जिला अस्पताल में अपने बेटे का इलाज करने के लिए जब वहाँ पर पहुँची, तब वहाँ पर एक हॉस्पिटल के गेट पर एक विक्षिप्त स्थिति में एक व्यक्ति को जब देखी तो उसको लगा कि यह मेरा पति हो सकता है। तो जब ई रिक्शा रुकवा करके जब उसके पास पहुँची तो उसने पहचान लिया कि ये जो मेरा 10 साल से बिछड़ा हुआ पति है वही है, और वहीं पर भावुक हो गई, रोने लगी, उसको लगी दुलार और प्यार करने और अपने घर पर फ़ोन करके और अपने बच्चों से उसका कपड़ा मंगवाई और उसको अपने घर पर ले जा करके। और इस समय उसका कहना है कि हम बहुत खुश हैं, मेरा जो 10 साल से पति जो बिछड़ गया था वो आज मिल गया, जिसको लेकर के हम 10 साल से बहुत परेशान थे, लेकिन वो बहुत ढूंढने और खोजने के बाद भी वह मेरा पति नहीं मिला, जो आज जो है जिला अस्पताल के गेट पर विक्षिप्त स्थिति में वो बैठा हुआ था। और उससे मैंने जब देखा तो उसको मैं जब पहचान लिया कि मेरा पति है, तो मैं उसको घर ले आई हूँ और उसको जो है साफ सुथरा नहला धुला करके साफ सुथरा करके, और मैं आज के डेट पे बहुत खुश हूँ। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। बिजनौर में घर की छत पर खेल रही मासूम के ऊपर दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के सिरवा सुचंद गांव में आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह गांव के रहने वाले नफीस अलवी की 10 वर्षीय बेटी छत पर खेल रही थी, तभी अचानक से उसके ऊपर छत की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में बच्ची दब गई। बच्चे की चीख पुकार सुनकर परिजन व आसपास के दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबे से बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्ची की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। बच्चे की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सिरवा सुचंद गांव का रहने वाला नफीस अलवी ठेली पर जो है कबाड़ी का काम करता है और कबाड़ इकट्ठा करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है। गांव में ही उसका एक मकान है। मकान की छत पर आज सुबह बच्ची जो आफिया है 10 साल की, वो खेल रही थी, तभी अचानक से बाउंड्री जो छत के ऊपर बनी हुई थी उसकी दीवार गिर गई और दीवार के मलबे में बच्ची की दब करके दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की मौत से फिलहाल परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिजनौर से जहीर अहमद। उधर गाजियाबाद के घर में घुसकर लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नदीम शाहीन।
गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि घरों में जाकर लूट किया करते थे। आपको बता दें इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 20 एटीएम जो कि बरामद किए हैं। हालांकि आपको बता दें इस मामले में कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि गाजियाबाद पुलिस को इनपुट मिल रहे थे कि जो घरों में लूट किया करते थे उन लोगों के पीछे गाजियाबाद पुलिस लगी हुई थी। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 चाकू, एक अन्य हथियार भी बरामद किया गया है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि गाजियाबाद पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। अपने सहयोगी माजिद के साथ मैं नदीम साइन, रेडियो वॉइस, गाजियाबाद। रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे के तहत खोदे गए गड्ढे से डूबकर युवती की मौत हो गई। हमारे सहयोगी राजी तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। जिले में गंगा एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों की मनमानी के चलते लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और उनके द्वारा लापरवाही के कई मामले सामने आ गए हैं, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष पनप रहा है। आपको बता दें कि लगातार कई ऐसे मौत के मामले आए हैं जो गंगा एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों के द्वारा खोदे गए गड्ढे मौत के सौदागर बन गए हैं। ताजा मामला रायबरेली जिले के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां जगतपुर कस्बे के बगल में ही एक गंगा एक्सप्रेसवे के ठेकेदार द्वारा मानक विहीन गड्ढा खोदा गया, जिसमें युवती का पैर फिसल जाने के कारण उसकी मौत हो गई। और इस पूरे मामले से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिजनों के द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी स्थानीय जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। बीते दिनों सलोन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के द्वारा एक आबादी से सटे हुए गांव में गड्ढा खोदा गया था, जिसमें 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हुई थी। उस पूरे मामले में भी काफी हो हल्ला हुआ था और ऐसे ठेकेदार के ऊपर कार्यवाही की मांग की गई थी, लेकिन उन पर भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरह से मनमाने ठेकेदारों की वजह से रायबरेली जिले में मासूमों और की मौत हो रही है, लेकिन बात करें कार्यवाही की तो कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसके चलते लोगों में आक्रोश पनप रहा है। जो ताजा मामला रायबरेली जिले के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक युवती अपने खेत में कुछ जानवरों को हाँकने के लिए गई थी और उसी के दौरान उसका पैर फिसल जाने के कारण उसकी गड्ढे में डूबकर मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में भी बात करें स्थानीय लोगों की तो और परिजनों की, तो उनके द्वारा जो कार्यदायी संस्था के ठेकेदार हैं उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उन पर कार्यवाही की भी मांग की जा रही है। लेकिन अगर कार्यवाही की बात करें तो अधिकारियों के द्वारा किसी तरह से संज्ञान न लिया गया और न ही अभी तक किसी भी ऐसे मनमाने ठेकेदार पर कार्यवाही की बात कही जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष पनप रहा है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में छात्र की बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र के चांदेसर रोड की एक घटना सामने आई है, जहां एक युवक को 4 युवकों द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने का पूरा वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिस पर पुलिस ने वीडियो के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं सीओसीटी संतोष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वीडियो बताया गया है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के चांदेसर रोड का है, जहाँ कुछ छात्र एक छात्र को डंडे और बेल्टों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर मामले को संज्ञान लेते हुए बेरहमी से पिटाई के दौरान घायल हुए छात्र को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी बना हुआ है। युवक के परिवार के लोगों ने ही कोतवाली पर पहुंचकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी और सीओसीटी ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल घायल युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी बना हुआ है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। उधर सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद कुमार। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच आज सहारनपुर में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान सहारनपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी एक बदमाश को धर दबोचा है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दीपक नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के द्वारा चलाई गई गोली से भी एक सिपाही घायल हुआ है। पुलिस कर्मचारी और बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहारनपुर में आज सुबह सवेरे थाना नकुड़क क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का एक इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने अपने आप को घिरता देख पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में
बदमाशों के साथ लोहा लेते हुए मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली मार दी। गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार करके पुलिस ने सीधे अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए बदमाश पर 20 से अधिक विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सहारनपुर पुलिस की इस कार्रवाई से सहारनपुर में बदमाशों के अंदर खौफ देखा जा सकता है। शरद कुमार शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। तो रिपोर्टर लाइव में बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।